बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है कैपिटल व्यू और मैं हूं आपके साथ नाज़िया खान। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के आम इंतखाबात के पहले मरहले में गुज़श्ता रोज़ मीरपुर डिवीज़न के 13 अज़ला में मीरपुर ख़ास कोटली और भिम्बर के 13 हलकों में जो है वो 3 अज़ला के 13 हलकों में जो है वो पोलिंग हुई है। अब तक जो गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज सामने आए हैं उनके मुताबिक मुस्लिम लीग नून हमें भरपूर तरीके से लीड लेती हुई नज़र आ रही है। 9 हलकों में मुस्लिम लीग नून ने कामयाबी हासिल की है, जबकि 4 हल्के ऐसे हैं जहां से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब हुई है। कल जब हम प्रोग्राम में बात कर रहे थे तो हमारे तज्जियाकार भी यही बात कर रहे थे कि उम्मीद है जिस तरह से आवाम बाहर निकली है, जिस तरह से जोशो खरोश आवाम में नजर आया है, 40 से 50 के करीब जो है टर्न आउट रहेगा। और यही हमने देखा कि जिस तरह से बताया भी जा रहा है कि 40 से 50 के दरमियान जो है वो टर्न आउट देखने में रहा है पहले फेज में। ये कितना हौसला अफजा है, प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इस पर बात करेंगे। इन इलेक्शंस की ये खास बात नाज़रीन, जिसको हम बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है कि कलअदम अवामी एक्शन कमेटी ने जिस अंदाज में एहतजाज को जो रुख दिया और जिस तरह से इंतखाबात को सबोताश करने के लिए या उसको मुलतवी करने की जो एक स्कीम गढ़ी, वो जिस तरह से आज़ाद कश्मीर की आवाम ने उसको नाकाम बनाया है वो काबिल तहसीन है। उतने ही ज़ोर से, उतने ही अज़्म इस्तेकामत के साथ अपना कानूनी, आइनी और जमहूरी सियासी इख्तियार इस्तेमाल किया है आज़ाद कश्मीर की आवाम ने और भरपूर तरीके से पोलिंग में जो है वो हिस्सा लिया है, अपने वोट को कास्ट किया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जो पहला फेज़ मुकम्मल हुआ, मुस्लिम लीग नून कामयाब रही, उस पर उन्होंने मुबारकबाद दी है और आवाम से ये भी कहा है कि जो आने वाले मराहिल हैं, आने वाले जो 2 मरहले रहते हैं, उनमें भी भरपूर शिरकत को अपनी यकीनी बनाएं। फिर वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा ने भी मुस्लिम लीग नून की कामयाबी पर यकीनी तौर पे खुशी का इजहार किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर की आवाम से जो वादे किए हैं वो यकीनी तौर पे उनकी पासदारी की जाएगी और उन पर अमल दरामद भी यकीनी बनाया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात ने भी आज़ाद कश्मीर के इंतखाबी अमल और जिस शफाफ अंदाज में इंतखाबी अमल आगे बढ़ा, मुकम्मल हुआ अमन व अमान के साथ, उस पर उन्होंने सराहा है और ये भी कहा है कि सियासी जमातों ने इस इंतखाबी अमल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। यूँ एक जो फेज़ है वो कंप्लीट हुआ, लेकिन हमने देखा इसकी कंप्लीशन के साथ ही जो दूसरा फेज़ है उस हवाले से भी सियासी गहमा गहमी जो है वो हमें नज़र आ रही है। हम जानते हैं कि 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद में ये इंतखाबी मैदान सचेगा। इसी हवाले से सियासी पार्टीज़ हमें काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रही हैं। फिर 12 जो नशिस्तें हैं महाजरीन की, उन पर भी इंतखाबी अमल जो है वो 2 अगस्त को होगा। तो उस हवाले से हमने देखा कि आज मुजफ्फराबाद में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी अपने कारकुनों से खिताब किया और बड़ा गमजोश खिताब था, कुछ अहम बातें उन्होंने की। उस हवाले से भी हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम में हमारे पैनलिस्ट मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, मैं तारुफ करवाती हूँ। फिर डिस्कशन को ऊपर फारूक आदिल हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, बहुत शुक्रिया आपका। शनीला अमार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, शनीला आपका बहुत शुक्रिया। हुमायूं खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हुमायूं खान साहब आप सीनियर तज्जियाकार हैं, बहुत शुक्रिया आपका। आगा करार हारून साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप भी सीनियर तज्जियाकार हैं। डॉक्टर फारूक आदिल साहब, सबसे पहले सर मैं आपसे बात कर लेती हूँ। मीरपुर की आवाम ने मुस्लिम लीग नून पर हमने देखा कि एक भरपूर एतमाद का इजहार किया है। क्या अवामिल, क्या वजूहात आप देख रहे हैं? क्या उनको ये यकीन है कि मुस्लिम लीग नून जो वादा करती है उसकी पासदारी करती है, जिस तरह आज मरीम नवाज साहिबा ने भी फरमाया? और फिर दूसरा ये भी हमने देखा कि ख़ास तौर पे जब मरीम साहिबा वहाँ गई हैं तो यकीनी तौर पे पंजाब की तरक्की की भी उन्होंने बात की, तो वो भी अवाम ने मलहूज़े खातिर रखा क्योंकि एक तमाम सूबों के लिए वो एक एग्जाम्पल बन चुकी हैं। शुक्रिया नाज़िया। देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उसके कायद या इस वक्त जो मरीम नवाज साहिबा हैं पंजाब की वज़ीर आला, इनके आप सियासी नज़रियात से इत्तेफाक करें या इख्तिलाफ़ करें, इस बात से कोई इख्तिलाफ़ कर नहीं सकता कि डेवलपमेंट में जितना ये लोग काम करते हैं और जिस अंदाज में करते हैं उसमें उनका कोई दूर दूर तक मुकाबला करने वाला नहीं है। तो एक उसका पहलू ये है। कुछ और भी मामलात हैं, जैसे ख़ास तौर पर मैं गुजारिश करूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को एक और भी एज हासिल हुआ इन इंतखाबात में। जो मुजाहिद अव्वल सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान है, उनकी लेगेसी तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन अमलन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उनकी लेगेसी ले ली और आप समझिए कि ख़ुद सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान ने उन्हें अपनी लेगेसी दी। सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान ने, मैं पहले भी यहाँ एक आध बार ये कह चुका हूँ कि वो खुद, मैं खुद इसका गवाह भी हूँ कि मुझे उन्होंने इंटरव्यू में बात कही और वैसे भी उन्होंने ये बार बार बात कही कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ फ़र्जंदे पाकिस्तान भी हैं और फ़र्जंदे कश्मीर भी हैं और पाकिस्तान और कश्मीर के 2 बुनियादी चैलेंज है
जिनका पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम के साथ बुनियादी ताल्लुक़ है। उनमें एक मामला है मसला कश्मीर और दूसरा मामला है पाकिस्तान की मईशत। इन दोनों मामलात के हल और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के ज़िम्मे जितना वाज़ेह विज़न हमारे सियासतदानों में मियाँ नवाज शरीफ रखते हैं, ये मैं सरदार अब्दुल क़य्यूम खान की बात बता रहा हूँ, कोई उनका सानी उसमें नहीं है। अब आप ये देखिए, ये बात है 90 की दिहाई में, यानी 86, 87, 88, 90 के आसपास की बात है ये, जब से उन्होंने ये बात कहनी शुरू की। तो आप ये देखिए दो बातें ख़ास मिसाल के तौर पर कि पाकिस्तान की मईशत के लिए जो रोड मैप मियाँ नवाज शरीफ ने तैयार किया, वो इंडिया में मनमोहन सिंह की हुकूमत ने इख्तियार कर लिया बाद में, जब मियाँ नवाज शरीफ को अपना एजेंडा मुकम्मल करने की इजाज़त नहीं मिली और उनकी हुकूमत का ख़ात्मा हो गया, तो उसके बाद वही रोड मैप इख्तियार किया मनमोहन सिंह ने। और आज जो भारत की मईशत का, यानी इसको छोड़ दें नरेंद्र मोदी को, लेकिन इस जो गुज़श्ता 25-30 वर्षों में तरक्की हुई है, वो वही पॉलिसी थी जो मियाँ नवाज शरीफ की पॉलिसी थी। तो एक बात। दूसरी, आपको मालूम है कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब के दौर में ये मियाँ नवाज शरीफ ही थे जिन्होंने एक रोड मैप तैयार कर लिया था और कहा यह जा रहा था कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इस पर इत्तेफाक राय हो गया और इन दोनों मुल्कों को नोबेल प्राइज़ मिल रहा है दुनिया का ख़तरनाक तरीन मसला हल करने के सिलसिले में। तो नवाज शरीफ इस लेगेसी के साथ आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में आए और आप चूँकि इस लेगेसी के साथ सरदार अब्दुल क़य्यूम खान की पॉलिटिकल लेगेसी भी शामिल है, तो वो एज भी उनको हासिल हो गया। आप ये देखिए कि इस इलेक्शन में ये दूसरा पहलू इसका, दूसरा ये कि यहाँ आपको कोई आज़ाद उम्मीदवार दिखाई नहीं देता कहीं दूर दूर तक। छोटी जमातें थी बाज़ आज़ाद कश्मीर में, जैसे जमात इस्लामी है, जैसे जमीयत उलमा इस्लाम है, और एक ताज़ा जमात जो अभी बनी है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। आप देखिए कि वो भी आपको ये इस पूरे रन में कहीं दिखाई नहीं देते, आज़ाद उम्मीदवार भी आपको दिखाई नहीं देते। तो खालिसतन नज़ियाती बुनियाद पर ये इलेक्शन हुए और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान बुनियादी मुकाबला हुआ, रिवायती हरीफ के तौर पर। रिवायती हरीफ। तो इसके अलावा आपको जो भी है, कोई 100 वोट के साथ है, कोई 200 वोट के साथ है, किसी को 1000-1500 वोट मिले हैं, तो कोई आपको रन में दिखाई नहीं देता। और एक तीसरी बात ये जो ख़ास तौर पे मैं यहाँ मेंशन करना चाहता हूँ, अगरचे इलेक्शन कमीशन की तरफ से इसके अभी तक आदाद शुमार हमारे पास नहीं आए, लेकिन प्राइवेट ज़राए ने जो आदाद शुमार इकट्ठे किए हैं उनके मुताबिक, और वो बड़े मोहतात, कि 47% टर्न आउट रहा है। तो 47% टर्न आउट कल की गर्मी में, और वो जो एक सूरत हाल पैदा हो गई उसमें। ठीक है, ब्रेक यहाँ पर लेनी है नाज़रीन, ब्रेक के साथ वापस आते हैं, डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। शनीला, हम बात कर रहे थे आज़ाद कश्मीर के जो इंतखाबात हुए हैं कल, जिसका पहला मरहला मुकम्मल हुआ। पहला मरहला मुकम्मल हुआ, लेकिन उसके साथ ही हमने देखा कि जो दूसरे मरहला है उसके लिए भी हमें सियासी जमातें जो हैं वो एक्टिव नज़र आ रही हैं। आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो मुज़फ़्फ़राबाद में ख़िताब किया, उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए, जो वोट का हक है ना, उससे दस्तबरदार नहीं होना चाहिए, वो आपको लाजमी कास्ट करना चाहिए। दूसरा, उन्होंने PTI को भी तनकीद का निशाना बनाया कि किस तरह से सारे सियासी निज़ाम और जमहूरी अमल से वो ख़ुद को हमेशा अलग कर लेते हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि PTI से वैसे जब हम कोई बात करते हैं या उनके बात सुनते हैं, दावे सुनते हैं, तो वो आवाम की बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बयानात की हद तक। लेकिन जब प्रैक्टिकली मौका मिलता है कि वो आवाम के लिए कुछ कर सकें, तो वो हमें इस जमहूरी सियासी अमल से बिल्कुल दूर नज़र आते हैं। तो उनका पार्टिसिपेशन ना करना क्या गमाज़ी करता है उनकी सोच की? बहुत शुक्रिया नाज़िया। देखें, जिन जमातों ने वहाँ पे हिस्सा लिया वो सियासी जमातें, उनकी एक पूरी सियासी तारीख है
और बिलावल भुट्टो जो है वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की लेगेसी लेकर चल रही है, जो कि हमेशा ये बात कहती थी कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। और वो हमेशा ये बात कहती थी कि 1985 में जो हमने बाइकआउट किया हमें नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जब बाइकआउट किया जाता है तो फिर उसके बाद गैर सियासी जो कुव्वतें होती है ना वो आ जाती है, तो अपनी स्पेस कभी नहीं छोड़नी चाहिए। तो इस वजह से देखें कि सियासी जमातें जिस भी मुश्किल हालात के अंदर होती हैं वो इलेक्शन में जरूर हिस्सा ले रही होती हैं कि अपनी स्पेस हमने किसी को भी नहीं देनी है। बदकिस्मती ये है कि पीटीआई एक सियासी जमात नहीं है। ये जरूर है कि उनका एक वोट बैंक है जिनको आगा इकरार साहब कल्ट कहते हैं, लेकिन उनकी सियासी सोच नहीं है। वो 2024 अगर वो इस बात को पे आते हैं कि हम इसलिए नहीं वहां पे जा रहे कि हम कालेदम एक्शन कमेटी के उनके मुतालबात के साथ हैं, तो आपको तो ज्यादा जोरों शोर से इस इलेक्शन के अंदर जाना चाहिए था कि आप उनके मुतालबात के साथ हैं, और अगर उनके मुतालबात अवामी पे जराई रखते थे तो आपको ज्यादा वोट मिलते, को पता चलता कि अवाम आपके साथ है। लेकिन और अगर आप ये कहते हैं कि जी हमारा निशान हमसे ले लिया था, हम उसके साथ नहीं जा सकते, तो 2024 में भी निशान नहीं था। आप इलेक्शन के अंदर गए थे, गिलगित बिल्तिस्तान के इलेक्शन के अंदर आप जा रहे हैं, बाई इलेक्शन के अंदर आप जा रहे हैं, और अगर आपका इलेक्शन नहीं अभी सिंबल आपसे ले लिया गया तो क्यों नहीं आप इलेक्शन करवा रहे अपनी पार्टी के अंदर। ये भी एक चीज की गमाजी करती है कि उनके अंदर कोई सियासी सोच नहीं है, और ना कोई सियासी सोच परवान चढ़ी और ना ही कोई सियासी बुनियाद है उनकी। एक शख्स की इजादारी है, वो जो फैसले करता है वही फैसले जो वो चल रहे होते हैं। बुनियादी तौर पे नाजिया आजाद कश्मीर के अंदर इनका वोट बैंक नहीं है। 2021 के अंदर जो इनको वहां पे हुकूमत दिलवाई गई थी वो दिलवाई गई थी, वो वोट से नहीं आई थी। उस वक्त भी नवाज लीग और पीपल्स पार्टी को मेजॉरिटी मिल रही थी, उनकी सीट्स ज्यादा थी, लेकिन फिर वही एक चक्कर चलाया गया और उनको वहां पे हुकूमत दी गई। और उसके बाद से ही आप देखें कि आजाद कश्मीर के हालात जो हैं वो स्टेबल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वहां से सियासी लोगों को पीछे धकेल दिया गया और गैर सियासी लोग पीटीआई की सूरत में आगे आ गए, और उसी का ही सारा हमें शाखसाना जो है वो आजकल जो है वो सब कुछ इस सूरत में नजर आ रहा है। और वो जो कालेदम एक्शन कमेटी है जिसका काम फितना, फसाद, शरअंगेजी है, जिसने कल भी कोशिश की है, जब उसको नजर आ गया कि अवाम ने उसकी कॉल को रिजेक्ट कर दिया है, अवाम एक अच्छी खासी तादाद में 47% अगर वोट पड़ रहे हैं इस मौसम के अंदर नाजिया, और जो हालात है वहां पर सिक्योरिटी के भी लोगों को खदशात थे, उसके बावजूद अवाम निकली है और एक बड़ी तादाद में निकली, जिसमें खवातीन भी थे। और वहां के सहाफी ये बात कह रहे थे कि जो आपका दही इलाका है वहां पे ज्यादा तादाद में लोग निकले हैं, क्योंकि जाहिर उनके प्रॉब्लम्स हैं, उनको अपने प्रॉब्लम हल करने, और उनको नजर भी यही आ रहा है कि एक जमात आएगी हमारे प्रॉब्लम जो है उसको हल कर सकती है। इसी वजह से उन्होंने मुस्लिम लीग नवाज को वोट डाला है, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज का काम पहले कश्मीर में हुआ है, वो उनको नजर भी आता है। उसके बाद पंजाब के अंदर जो मरियम नवाज काम कर रही है उनको वो भी नजर आ रहा है, उनके सामने एक मॉडल है, तो उससे उनको डाला गया। तो जो पीटीआई थी वो फॉलो नहीं कर रही थी सियासी पार्टियों को, वो फॉलो कर रही थी एक कालेदम एक्शन कमेटी को जो फितना फैला रहा है, शरअंगेजी फैला रहा है। और पीटीआई का भी काम यही है, वो भी फितने की तरफ जाती है, शरअंगेजी की तरफ जाती है, किसी सियासी अप्रोच की तरफ वो कभी भी नहीं जाती। अगर उनको कहा भी जाए कि आए बैठे मुज़ाकरात करते हैं किसी भी सियासी उस एजेंडे के ऊपर, तो वो कभी आपको नजर नहीं आएंगे। तो वहां पे ना जाना ये था कि उनका वोट बैंक भी नहीं था, लेकिन वो गिलगित बिल्तिस्तान में भी नहीं था, लेकिन उन्होंने फिर भी उसके ऊपर प्रोपेगेंडा कर दिया कि जी वो वहां पे धांधली हो गई। इस कश्मीर में भी उन्होंने प्रोपेगेंडा ही करना था जब वो हार जाते, लेकिन यहाँ पे हार और भी ज्यादा बुरी होनी थी, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि थोड़ी इज्जत बचा लेते हैं प्रोपेगेंडा करके, एक कि हम जी उनके साथ मिल गए हैं, हम तो उनकी ख्वाहिशात को देख रहे हैं, अवाम के साथ बैठे हुए हैं, हम मजलूम हैं, वो सारा मजलूमियत कार्ड खेलते हुए वो इससे निकल के चले गए। सियासी प्रोसेस का हिस्सा बनते तब है जब आपकी अवाम के अंदर जड़ें होती हैं, उनकी जो अब एक कल्ट के अंदर जरूर जड़े हैं, लेकिन कश्मीर के अवाम जो बड़े बाशऊर हैं, हमेशा वो अपने वोट का हक इस्तेमाल करते हैं, वहां पर इलेक्शन कभी डिले नहीं होते हैं, अपने टाइम के ऊपर इलेक्शन हो रहे होते हैं। और कल भी आप देख लें कि वहां पे इलेक्शन हुए, नेक्स्ट फेज भी हमें पता है पूरा मन तरीके से वहां पे हो जाएगा। और ऐसे जो इंतशारी और फितने वाली जो जमातें हैं या वो जो नाम निहाद अवामी एक्शन कमेटी है, उन जैसे लोगों को ये कश्मीर के अवाम ने पहले भी रिजेक्ट किया और आगे भी रिजेक्ट करेंगे। हमारे साहब, जिस तरह से कालेदम अवामी एक्शन कमेटी ने अपनी पूरा जोर लगा दिया कि अवाम को इंतशार फैलाया जाए और इस जो इंतखाबात हैं इस अमल को सबोताश किया जाए, उतनी ही ताकत के साथ अवाम ने उनको जवाब दिया है और सियासी जमहूरी हक अपना इस्तेमाल किया है। अभी जो ये पीरपुर का इलेक्शन आया है, इससे नताइज आए हैं, अभी जो गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज जिसकी हम बात करें, ज़ाहिर हतमी फैसला तो आज़ाद कश्मीर का जो इलेक्शन कमीशन है वही बताएगा। आपको यही पैटर्न मुजफ्फराबाद में भी नज़र आ रहा है, वहाँ के अवाम से क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है?
जी थैंक यू नाहिद। मेरा ख्याल है इसको नाजिया, मेरा ख्याल है इसको हम इस एंगल से देखें कि PMLN ने 9 जीती हैं सीटें AJK में और PPP ने 4। बड़ा कम्पिटिटिव था। और बाय द वे अगर आप मुख्तलिफ जो उनकी सीटें थी वो बड़ा ही क्लोज वो कंपटीशन था। LA5 जो भिम्बर की थी, भिम्बर 1 तकरीबन 750-800 अभी तक के जो गैर हतमी नतायज हैं उसके मुताबिक, और इस तरह और बाकी काफ़ी ज़्यादा जो सीटें थी जिसमें 1500-1200, तो ये बड़ा नेक टू नेक मुकाबला था। ये जाहिर क्या करता है, एक कम्पिटिटिव प्रोसेस के ऊपर आज़ाद कश्मीर की आवाम जो है निकली है और अपने मसाइल को हल करने के लिए उन्होंने रास्ता कौन सा चुना है। जो JAC का जो है, जो कलअदम तंजीम है, उन्होंने कोशिश की थी कि इलेक्शन ना हो, वायलेंस हो, रास्ते रोके गए, हड़तालें की गई, लोग निकले। अच्छा, मीरपुर के अंदर ऑलमोस्ट 60% टर्न आउट था। ओवरऑल आप उसको 47% कह रहे हैं, इसीलिए वो जो है 1 घंटा एक्स्ट्रा दिया गया क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो है वो शाम के टाइम पे निकले वोट डालने के लिए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये इस चीज़ की तरफ इशारा कर रही हैं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो आवाम है वो इलेक्शन के ज़रिए अपने मामलात को हल करने की तरफ जा रही है। जीतेगा कौन, देखें अभी एज अ डेमोक्रेसी हम ये कहेंगे कि पहले फेज़ में PMLN ने मुकाबला जीत लिया, अगले 2 फेजेस में भी पैटर्न यही रह सकता है या पैटर्न बदल भी सकता है। तो प्रोसेस जो है आवाम जो है आज़ाद कश्मीर की, उसने अपने पहले हक में, जिस तरह अभी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने भी जो है वो स्पीच में कहा कि उन्होंने नून की तरफ अपना पलड़ा रखा इस दफ़ा। मोस्ट लाइकली अगर हम अगले वाले उसमें देखें मुजफ्फराबाद में या पूंछ में शायद दूसरा भी आ सकता है, लेकिन मेरी जो इसमें समझ है वो यह है कि आज़ाद कश्मीर की जो बाशऊर अवाम है उसने जमहूरी फैसला किया कि हम जमहूरियत के ज़रिए, बैलेट बॉक्स के ज़रिए अपने मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। तो ये बहुत ही खुशाइन बात थी। बिल्कुल ठीक। आगा साहब, कलअदम अवामी एक्शन कमेटी का एक शख्स गिरफ्तार होता है और कानून नाफिज करने वाले इदारे जब उसको गिरफ्त में लेते हैं तो वो बयान देता है कि मुझे कलअदम अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से बताया गया था कि पुलिस और रेंजर्स के किसी जवान को मारने पर 1 करोड़ रुपए की इनामी रकम है। तो ये तो अवामी एक्शन कमेटी हमेशा ही कहती रही है कि वो निहत्ते हैं, वो बेबस हैं, वो लाचार हैं, उनके पास कोई असलहा नहीं है। लेकिन ये तो सारे दावों की कलीब खुलती है जब इनके अपने कारिंदे पकड़े जाते हैं और फिर इस तरह के बयानात सामने आते हैं। बहुत शुक्रिया अदना जी, आपने बहुत एक अच्छी डिस्कशन शुरू कर दी। ना सिर्फ ये कि करोड़ रुपये मिलेगा एक रेंजर के जवान को शहीद करने का, बल्कि सबसे इम्पोर्टेंट और जो डेंजरस बात है, वेपन्स जो इस वक्त आपको मिले हैं वहाँ पे, उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि अफगानिस्तान के वेपन वहाँ तक एक जो सप्लाई चेन बनी है उसके पीछे डेफिनेटली बहुत बड़े हाथ हैं और ये अब रियासत की जिम्मेदारी है कि वहाँ तक पहुँचे। बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे और कुछ बात करेंगे उस तक की सूरत हाल की। अमरीका ईरान की जो आर्जी जंगबंदी हुई है उसके बाद मुस्तकिल अमन की बहाली की तरफ काविशें जो हैं वो तेज़ कर दी गई हैं। सालिस, जिसमें सबसे एक्टिव सालिस पाकिस्तान रहा और अभी भी है, ओमान और कतर जो है ये मिलकर कोशिशें कर रहे हैं कि दोनों को जहाँ से मामला ख़राब हुआ था वहीं से इस सिलसिले को जोड़ा जाए। और जो MOU साइन हुआ था, इस्लामाबाद अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेमोरेंडम जो था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसके तहत चलते हुए आगे मामलात को लेकर जाया जाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो बयान दिया उस पर बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि हमने सालिसों के कहने पर ईरान पर हमले जो हैं वो बंद किए हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने नाज़रीन इस तासुर को भी ज़ायल करने की कोशिश की कि शायद अमरीका के पास हथियार जो हैं वो कम पड़ गए हैं। उनका ये कहना था कि अमरीका के पास बहुत हथियार मौजूद हैं और मज़ीद हथियार भी वो लेना चाहता है। ताहम उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि अगर ईरान के साथ अमरीका के मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते हैं तो फिर फ़ौजी ऑपरेशन के लिए भी हम तैयार हैं। दूसरी जानिब ईरानी वज़ारत ख़ारजा की बात करें तो इस्माइल बकाई साहब ने कहते हैं कि ईरान अमेरिका को किसी तौर भी इजाज़त नहीं देगा कि वो ये बताए कि जंग कब ख़त्म होगी और आबनाए हुर्मुज़ कब तक बंद रहेगी। उनका ये कहना था कि आबनाए हुर्मुज़ बंद है और इसी हवाले से ईरान के ओमान के साथ जो मुज़ाकरात हैं वो जारी हैं। आज एक अहम चीज़ जिस पर पूरी दुनिया की नज़रें भी लगी हुई हैं, इसराइली वज़ीर आज़म जो हैं नेतन्याहू, वो अमरीकी सदर से मुलाकात के लिए अमरीका में मौजूद हैं। ये बताया जा रहा है कि ईरान के हवाले से जो हिकमत अमली तय होनी है उस पर दोनों रहनुमाओं की मुश्तरका स्टेटमेंट्स भी सामने आ सकती हैं और मुश्तरका तबादला ख्याल होगा। फिर जो हिकमत अमली सामने आएगी उससे जो है फिर पता चलेगा कि आगे ईरान के मामले को कैसे लेकर चलना है। दूसरी जानिब ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का ओमानी और सऊदी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें भी हुई हैं, राब्ते हुए हैं। और ये राब्ते याद रखिएगा कैसे वक्त में हो रहे हैं जब हमने देखा कि हौसियों ने जो सऊदी तिजारती जहाज़ हैं उनको किस तरह से निशाना बना
बनाने की कोशिश की है, जबकि कशीदगी भी बाबर मंदिर में उनकी वजह से पाई गई है। बहरहाल ओवरऑल जो सिचुएशन डेवलप हुई है, जो आर्जी ही सही जो पॉज आया है, मुस्तकिल क़याम अमन की एक जो ख्वाहिश है उसको तकवीत मिलती हुई नज़र आ रही है, और उस पर काविशें जो हैं वो खास हद तक जो है वो सिफारती वो तेज़ हो चुकी हैं। और इसी का असर हम ये भी देख रहे हैं कि दुनिया भर की मईशतों पर भी पड़ रहा है। तेल की कीमतों का की कमी का सिलसिला जो है वो जारी है, और तेल की कीमतें 20 जुलाई से अब तक के बाद से अब तक कम तरीन सतह पर जो है वो रिकॉर्ड की गई हैं, जब मैं मंगल की आज की बात कर रही हूँ। तो ये सारी पेशरफ्त है, इस पर हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि अमरीकी सदर के को जब हम पढ़ते हैं तो उन बयानात में हमें बहुत से बयानात मज़ीद नज़र आते हैं। मिसाल के तौर पे वो ये कहते हैं कि हमने जंगबंदी की ताकि सिफारतकारी को मौका मिल सके। फिर वो ये कहते हैं कि ईरान के साथ हमारे खुशगवार जो है बड़ी तेज़ी के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। फिर वो ये कहते हैं कि अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो हम फिर फ़ौजी ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। साथ ही साथ इसराइली वज़ीर आज़म भी वहाँ पर मौजूद हैं, हिकमत अमली तय होगी। तो हिकमत अमली जब उनके साथ ही तय करनी है तो फिर ये जो बाकी सारा उनके बयानात हैं उसको हम किस तराजू में रखेंगे? देखिए, एक मुहावरा है कि सर्द और गर्म फूंकें एक साथ मारना। जंगों में सबसे बड़ा हथियार बंदूक भी है, तोप भी है, मिसाइल भी है, और भी कुछ होगा, लेकिन उससे भी बड़ा हथियार होता है धोखा देना। तो इनकी तो डोनाल्ड ट्रंप की तो अब जब से इनको जंगों में हम देख रहे हैं उलझा हुआ, उस वक्त से उनका यही तर्ज अमल है कि वो कोशिश करते हैं कि एक ऐसी यानी उलझन पैदा कर दी जाए और ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी जाए जिसमें उनका दुश्मन या मुखालिफ जो है उलझ कर रह जाए। तो एक तो ये उनका मामला है। दूसरे ये भी तो होता है ना कि आप जंग लड़ रहे हैं तो आप ये कहेंगे कि अच्छा नहीं, हमारे पास असला ख़त्म हो गया है। अगर आप जंग लड़ रहे हैं और चाहे खुशी से या उससे, आप बहरहाल कोई भड़क तो मारेंगे ना, और बताना चाहेंगे कि हम आपका तहस नहस कर देंगे, जैसे कि कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो एक तो उनका ये तर्ज अमल है, और दूसरा उनके अपने मसाइल और मजबूरियाँ भी हैं। उनके अंदर अपने मौक़िफ़ में भी तज़ादात हैं, और अमरीकी सियासी मुआशरे के अंदर भी गैर मामूली इख्तिलाफ़ात हैं, और जो सरफेस पे दिखाई देते हैं, ये उसका दूसरा पहलू है। और जो तीसरी बात है वो बहुत ही, यानी एक तो ये भी मायूसी की बात है डोनाल्ड ट्रंप की लीडरशिप के लिए कि पूरी कौम अब सूरत हाल को समझ गई है, उनकी अपनी जमात हो या उनकी मुखालिफ जमात हो। जेडी वेंस की जो हालिया बयानात हैं, जेडी वेंस भी, चाहे डेमोक्रेट्स हों चाहे दूसरे हों, रिपब्लिकन्स हों, वो दोनों अब इस सूरत हाल में उनके खिलाफ हैं, और उनके लिए ये बड़े परेशानी की बात है। तो डॉक्टर साहब, हम ये समझें कि मौक़िफ़ एक नहीं है, क्योंकि नायब सदर जो है वो कोई और बात कर रहे हैं, और फिर हम देखते हैं कि अमरीकी सदर जो हैं उनकी स्टेटमेंट डिफरेंट आती है इसराइल के हवाले से। तो क्या ये भी एक बुनियादी इख्तिलाफ है जो वहाँ पर पल रहा है? देखिए, आप क्रिकेट का हो, हॉकी का हो टूर्नामेंट, वर्ल्ड टूर्नामेंट हो, जिस टीम की कारकर्दगी बिगड़ती चली जाती है और मुसलसल मार खाती चली जाती है, तो आप ये देखें कि उसके खिलाड़ियों के दरमियान भी लड़ाइयाँ होने की खबरें आती हैं और बैन अक़वामी मीडिया उसको कवर करता है। तो इसी किस्म की सूरत हाल से इस वक्त अमेरिका दो चार है, और उससे जो बड़ी बात उसके लिए परेशानी की है वो ये है कि उनका ख्याल ये था कि ये जो दूसरा स्पेल है जंग का, इसमें तो बिल्कुल लेट जाएगा ईरान, लेकिन अब दिखाई ये देता है कि वो पिछले स्पेल से भी ज़्यादा ताकतवर होकर उभरा है। अब तो जो आपके तजियाकार हैं और मुबस्सिरीन हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि अब जो MOU होगा उसमें इसका जो नुक्ता नंबर 5 है वो मज़ीद वाज़े हो जाएगा, जिसके तहत आपनाए हुर्मुज़ पर ईरान का और जो भी खित्ते के दीगर ममालिक हैं उनका हक ज़्यादा उसको तस्लीम कर लिया जाएगा। तो ये सूरत हाल कोई खुशगवार है अमेरिका के लिए, यानी किसी और के लिए तो खुशगवार हो सकती है, अमेरिका को तो नहीं है ना। तो ये सूरत हाल उसके लिए मसाइल पैदा कर रही है। लेकिन डॉक्टर साहब, जो असल कल्प्रिट है सारे मामले का, जब तक वो हमें सेटिस्फाई नहीं नजर आता, मामला हमें लगता है कि शायद आगे ना बढ़ पाए। ये एक असेसमेंट है, इससे आप एग्री करते हैं? देखिए, ये जिस कल्प्रिट का आप तरफ इशारा कर रहे हैं वो है इसराइल।
एक वैसे एक और भी कल्परेट है जो हमारे पड़ोस में भी बैठा जी, हुआ जी, है, वो भी सूरत हाल को बिगाड़ने के लिए कोई मौका जाने नहीं दोनों देता। के अज़ाइम एक ही नफ्स दोनों के अज़ाइम एक हैं और माता पिता का उन्होंने रिश्ता बना लिया। जी, जी। इसमें कोई शुबा नहीं कि ये सारा फसाद इसराइल का पैदा करता है, और इस वक्त भी उसकी ख्वाहिश है कि पिल पड़े, तबाह कर दें। और जो आज मेरी कुछ चीज़ें मेरी नज़र से गुजरी उसमें ये भी है कि ये जो ज़माना गुजर रहा है, और इसराइल की ख्वाहिश ये है कि अमेरिका इंडिया भी पाकिस्तान पे भी चढ़ दौड़े, लेकिन सूरत हाल चाहे पाकिस्तान की हो चाहे ईरान की हो ऐसी नहीं है कि इनके ख्वाब और इनके अज़ाइम पूरे हो सके। ठीक है शनीला, इसराइल जो भी अज़ाइम रखता है ईरान के हवाले से अपना दुश्मन करार देता है, और ये आज की बात नहीं है, वो हमेशा से उसको अपना दुश्मन गर्दानता रहा है। और यही वजह है कि ये कहा जा रहा है कि अमेरिका को जो है वो इस जंग में धकेला गया सिर्फ अपनी दुश्मनी की बुनियाद पर। इस सारे मामले को देखते हुए आज इस्राएली वज़ीर आज़म वहाँ पर मौजूद हैं, तो जो हिकमत अमली की बात हो रही है जिसकी तरफ सदर ट्रंप ने कहा कि हिकमत अमली तय होगी, यकीनी तौर पे ये बिलाशुबा ये कहा जा सकता है कि वो ईरान के हक में तो नहीं हो सकती, अमन की बात भी उसमें नहीं होगी। तो क्या हिकमत अमली है? क्योंकि अमरीकी सदर की अभी तक जो ऑब्वियसली जो सरफेस पे हिकमत अमली नजर आ रही है वो तो यही है कि सिफारती रास्ता हमने एक दफ़ा फिर खोला है, लेकिन क्या उससे इस्राएली वज़ीर आज़म जो है वो एग्री कर पाएंगे? नाज़िर बात यह है कि जो पहले MOU हुआ था तो उसमें इजराइल को बिल्कुल साइड पे कर दिया गया था कि मतलब पाकिस्तान की साइड से तो उनके साथ शेयर भी नहीं किया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने अगर उनके साथ किया होगा तो ज़रूर किया होगा, लेकिन जो सिग्नेटर जहाँ पे हो रहे हैं, जो वहाँ पे सारे भी इकट्ठे हुए, वहाँ पे इसराइल का कोई नुमाइंदा नहीं था। तो ये एक चीज़ भी थी जिसकी वजह से इसराइल जो था वो पेचोताप खा रहा था, और उसकी कोशिश तो ये थी कि ये जंग चलती रही, क्योंकि मिडल ईस्ट के अंदर जो इजराइल है वो चाहता है कि मैं सबसे ताकतवर रहूं, और ये जो तमाम ममालिक हैं ये सिक्योरिटी के लिए मेरी तरफ देखें। और ग्रेटर इसराइल का ख्वाब है ना? ग्रेटर इसराइल का ख्वाब था। और आप ये देखें कि वो जिस मुल्क के ऊपर भी हमला करता है वो उसको अपने में शामिल करके उसका है यही मकसद ना। तो ईरान उसको अपने रास्ते की एक जो थी दीवार नजर आता था, जिसकी वजह से उसने जंग में धकेला अमेरिका को। और उस जंग में धकेलने के मकसद तो एक यही था कि ईरान को भी कमजोर करना है, साथ साथ उसका ये था कि अरब ममालिक को भी कमजोर करना है, क्योंकि जहां पर अमेरिकन बेस थी वहां पे ईरान हमला करेगा। जो वो हमला करेगा तो ये अरब ममालिक जो ईरान के साथ जंग करेंगे, तो ये मुस्लिम तहजीबों की आपस में लड़ाई शुरू हो जाएगी, और ये सारे कमजोर होंगे, तो उसके बाद फिर सारे मेरी तरफ ही देख रहे होंगे और मैं ही सब वहां पे होऊंगा। उसमें एक तो मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि अरब ममालिक ने जिस तरह रिस्ट्रेन किया उसकी वजह से भी ये एक उस चीज की तरह से बच गए। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं, अगर उनको देखें तो वो बार बार नेतन्याहू को बेइज्जत भी कर देते हैं। अभी भी उनका एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि जी मैं ना होता सदर तो आज इजराइल का वजूद भी ना होता। और उससे पहले JD वेंस भी ये बात कह चुके थे कि नेतन्याहू को सोचना चाहिए कि दुनिया में अगर उनको कोई हमायत कर रहा है तो वो सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रम्प है, उसके अलावा उनकी हमायत करने के लिए कोई भी नहीं। और तुर्की को जहाज देने के मामले में भी बड़ा सख्त उन्होंने स्नब किया है इस्राएली वज़ीर आज़म को। और अभी भी जो जंग है उससे उन्होंने इजराइल को दूर रखा हुआ है। उसकी वजह यह है कि अगर जिन्होंने सालिसी करवानी हो किसी सूरत भी बीच में नहीं आएंगे अगर इजराइल भी जंग कर रहा होगा। अमेरिका की देखिए अपनी भी प्रॉब्लम है, वो जंग में चला तो गया हुआ है लेकिन उनके इंटरसेप्टर्स खत्म हो रहे हैं, उनके ज़हायर उसके खत्म हो रहे हैं, उनको महंगाई का सामना करना पड़ा है। तो आपने सिर्फ दफाई कुव्वत जो होती है उसके बल पे तो जंगें नहीं जीती जाती है ना, पीछे और बहुत से भी अवामिल होते हैं। तो वो अब अवामिल जो धकेल रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप को कि वो जाएं और जाके किसी ना किसी, आज भी उनका बयान यही था कि बातचीत हो रही है, बड़े अच्छे तरीके से हो रही है, किसी ना किसी हम नुक्ते पे पहुंच जाएंगे। ईरान जो है वो चाहता ये है कि हम अगर जाके टेबल पे बैठे तो किसी इज्जत वकार और खुद मुख्तारी के साथ जाके बैठे। वो अपनी आवाम को भी यही बताना चाहते हैं कि हमने हार नहीं मान ली है या हम उनकी तमाम शराइत मान के नहीं बैठ गए। लेकिन शनीला आपको लगता है वो बयानात भी देते हैं हाँ। लेकिन पस पर्दा डिप्लोमेसी भी चल रही है। लेकिन शनीला आपको लगता है कि ईरान को अपनी स्ट्रेटेजी हिकमत अमली तब्दील करने की ज़रूरत है? क्योंकि जिस तरह से ईरान पर बम्बार्डमेंट की गई है, जो उसके नुकसान हुआ है वो यकीनी तौर पे बहुत ज़्यादा है और पहले की निस्बत ये नुकसान अब बढ़ता जा रहा है। तो क्या स्ट्रेटेजी भी चेंज करने की ज़रूरत है? देखिए नाजिया, बात ये है ना कि उनका नुकसान हुआ है, ठीक है, लेकिन उन्होंने जिस तरह मज़ाहमत की है ये भी तारीख में लिखी जाएगी। अब वो ये तो नहीं कर सकते कि जो उन्होंने मज़ाहमत की है जिसकी वजह से उनका एक उनके अवाम के अंदर एक नैरेटिव बना है, जो उनका नुकसान हुआ है उसकी वजह से टेबल के ऊपर जाके बैठे इस तरह के हम हार गए हैं। तो उन्होंने कोई ना कोई ऐसे टेबल पे जाके बैठना है कि जिससे नजर आए कि ईरान की शराइत जो है मानी गई है। जो भी फारूक आदिल साहब भी कह रहे थे कि जो क्लॉज 5 है आबनाए हुर्मस, इस वक्त सारी की सारी
सारी सियासत हो रही है आबनाए हुर्मस के इर्द गिर्द, और आबनाए हुर्मस को नहीं खुलवा पा रहे हैं वो ईरान से, और ईरान इसके ऊपर मान तो रहा है आपके वो ओमान के साथ मिलकर कोई ना कोई स्ट्रैटेजी बना लेगा कि वहां से बहरी जहाजों कैसे गुजर सकते हैं, लेकिन बात फिर भी ईरान की मानी जाएगी। पहली एमओयू जो था उसमें भी ईरान को फायदा था, अब भी ईरान को ही फायदा आएगा। ईरान चूंकि उसका नुकसान भी हो रहा है, उसको बहुत ज्यादा नुकसान उठाना भी पड़ा, लेकिन वो ये नहीं करेगा कि वो टेबल के ऊपर जाके बैठे या कहीं से भी वो ऐसा कोई शायबा दे के जी हम हार चुके हैं। लेकिन शनीला कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। ये भी तो इम्पोर्टेंट बात है ना कि वो हुर्मुस को कब तक एज अ प्रेशर टूल इस्तेमाल कर सकता है, कितनी देर तक उसको ड्रैग कर सकता है। अभी तक तो देखिए उसने किया हुआ है, और ये जो लड़ाई है इसको बहुत लंबा अमेरिका भी नहीं खींच सकता है। अमेरिका की भी कैपेसिटी अब इतनी नहीं कि इतनी लंबी जंग के अंदर इसके अंदर चले जाएं, क्योंकि अभी तक जो उनके मकासद हैं, जिस वो चाहते थे कि नेटो भी साथ मिल जाए और यूरोपीय यूनियन भी हमारे साथ आके तो मिल जाए, अरब ममालिक भी हमारे साथ मिल जाए, वो नहीं मिले अभी तक। उसकी वजह से अमेरिका भी जंग को लंबा नहीं खींचा। बार बार क्यों प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि हमने जंग बंदी कर दी, हम मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं। जरूरत उनको भी है कि ये जंग बंद हो और मुज़ाकरात की तरफ हो जाए। डॉक्टर साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी जी प्लीज। जिन नुकसानात का, ईरान के जिन नुकसानात का आप जिक्र कर रही है ना, उसके बारे में कुछ 150 साल पहले, 200 साल पहले गालिब एक बात कह गए हैं जी, वो ये है कि मुश्किलें मुझ पर इतनी पड़ी कि आसान हो गई। तो अब देखिए जितना कुछ तबाही हो गई है उससे बढ़ के क्या तबाही होगी। तो अब उसने कहा कि ठीक है तबाही है, अगर 1 लाख खुदा न खास्ता बंदे मर गए तो चले, सवा भी सही, लेकिन ये कि अपना जो सर है वो तो इज्जत के साथ अपने उठा के रखे ना, तो यही ईरान कर रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज़ उसमें मैं ऐड ऑन कर दूं, हमारे सब इस पे बेहतर बात कर सकेंगे कि जब ये एमओयू साइन हुआ था तो एक ये भी बात कही जा रही थी कि एक बड़ा बेहतरीन मौका मिला है अमेरिका को यहाँ से जाने के लिए, जो कि अब नामुमकिन हो जाएगा। उस पर हमारे सब एक तो आप इस पर राय दीजिएगा। दूसरा खास तौर पर हमारे सब जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इस सारे मामले के अंदर, जिस तरह शनीला भी कह रही हैं कि अमेरिका इसको ज़्यादा नहीं खींच सकता है, लेकिन जो एपैक मौजूद है अमेरिका में उसकी हम बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस देखते हैं अमेरिकी सियासी निज़ाम पे भी, वहाँ पर बनने वाले फैसलों पर भी, और अमेरिकी सदर पर उसका प्रेशर भी हमें नजर आता है। ऐसा ही है जी, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि एपेक एक बहुत बड़ी जो है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे अमेरिकन पॉलिटिक्स पे एज ए लॉबीइस्ट जो है बड़े अरसे से जो है, अगर उसको कंप्लीट कंट्रोल ना कहा जाए तो बड़ा एक सिग्निफिकेंट कंट्रोल रखती है। पॉलिसीज मिडल ईस्ट के अंदर कैसे होनी चाहिए या विज़-वी इजराइल। आज भी जो आपने जिक्र किया, जो प्राइम मिनिस्टर हैं नेतन्याहू साहब वो गए हुए हैं अपने विजिट पे, और उनकी मुलाकात एक्सपेक्टेड है प्रेसिडेंट के साथ, उसमें भी यही बातें होनी है कि यूएस के अंदर अब 2 पॉलिसीज चल रही हैं। डॉक्टर साहब ने, शनीला ने भी उसका जिक्र किया, उनके भी इलेक्शंस आने वाले हैं। इजराइल के अंदर 27 अक्टूबर को इलेक्शन है और नेतन्याहू साहब चाहेंगे कि वहाँ की आवाम को बताएं कि अमेरिका उनके साथ है, लेकिन अमेरिका क्या चाह रहा है कि एक तो उसने मिलिट्री डिटेरेंस दिखाई, उसके साथ वो अब एक डिप्लोमेटिक जो है चाहता है कि कोई ऐसा उसको मिल जाए जिसमें उसकी फेस सेविंग हो जाए। 46 साल तक एक मुल्क के ऊपर सैंक्शंस लगाई गई, उनके अरबों डॉलर के असासे मुंजमद किया गया, उनको किसी किस्म की तजारत करने के लिए दुनिया का जो है बैंकिंग सिस्टम बंद कर दिया गया। उन्होंने जंग के साथ ये साबित कर दिया कि वो इट्स अ वेरी रेजिलिएंट नेशन। अब जो वो कर रहे हैं पाकिस्तान की हेल्प के साथ और बाकी जो रीजनल गल्फ कंट्रीज के साथ, एक अल्टरनेटिव जो है सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, और ये अरेंजमेंट जो है स्ट्रेट ऑफ मलाका के अंदर भी इसकी काफ़ी सारी जो है चीज़ें हैं कि आप वॉलंटरी पेमेंट के थ्रू जो नेविगेशन कर सकते हैं, इमरजेंसी सर्विसेज दे सकते हैं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की जो है कुछ चीज़ें। तो अगर ये रीजनल डिप्लोमेसी कामयाब होती है तो अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये देखना है कि किस तरह अपने आने वाले मिड टर्म जो इलेक्शन है जो नवंबर में होने हैं, उसमें अपनी जो है जो नई मिड टर्म नहीं बल्कि फुल जो उनके दूसरे इलेक्शन होने हैं, कि नई जो गवर्नमेंट आएगी पहले मिड टर्म होंगे और फिर मार्को रूबियो और जो है जेडी वेंस जो है वो भी अपने आप को कैंडिडेट के तौर पे सामने ला रहे हैं। तो एक बड़ा कॉम्प्लेक्स जो है वो मिडिल ईस्टर्न मैकेनिज्म बन रहा है। इसमें हमने ये देखना है जो पाकिस्तान ने एफर्ट स्टार्ट की थी उसको किसी तरह कंटिन्यू रखा जाए, और ये जो थोड़ा सा बीच में पीरियड आया है अब इसमें एक नई लेयर भी आ गई है कि पहले तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज था जिसमें 20 मिलियन बैरल रोज का गुजरता था, अब जो बाबल मंदब में या उस साइड पे भी जो है हुतीज भी उसके अंदर आ चुके हैं, तो एक एडेड लेयर ऑफ अनसर्टेनिटी आ गई है। इसमें अगर डिप्लोमेसी को मौका दिया जाए, रीजनल कंट्रीज को और पाकिस्तान की सॉलिसी को अगर एक्सेप्ट किया जाए, तो मेरा ख्याल है किसी हद तक हम जो एनर्जी मार्केट है या जो सप्लाई चेन है या जो इकोनॉमिक क्राइसिस पूरी दुनिया में आया है उसको कम करने में मदद दे सकते हैं। लेकिन हमारे सब जो अल्टरनेट रूट्स हैं उस पर कितनी तवज्जो इस वक्त आप देख रहे हैं?
अगर हम देख रहे हैं कि हुर्मुज़ का ये जो एक प्रेशर मुकम्मल तौर पे हमें नज़र आ रहा है, बंद है खुली है, बंद है खुली है, फिर जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा ख़तरात भी मौजूद हैं, तो उसके ऑल्टरनेट रूट्स पर कितना काम हो रहा है या उसको कितना इस्तेमाल किया जा रहा है, किस हद तक? देखिए उसका ऑल्टरनेटिव रूट तो जो वही है कि आने और जाने वाले था, और जो ओमान वाली साइड से उस पर उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन ईरान ने बता दिया कि जो उनकी जो नेवल पावर है या जो उनके रीजन के अंदर उनका जो रोल है और स्पेशली जो नेवल ब्लॉकेड करने की सलाहियत है, वो इस जगह से तो हरमूज में तो कोई अल्टरनेटिव रूट अभी आइंदा आने वाले चंद महीनों में या सालों में नहीं बन सकता। दूसरी साइड वाला जो है, जो बाबुल मंदब वाला है, वहां पे हो रहा है, लेकिन वहां पे कैपेसिटी नहीं है इतनी, वहां से 700 मिलियन जो है बैरल जो है वो सिर्फ आ जा सकता है। उसमें कतर का भी है तेल, उसमें सऊदी अरेबिया का बाकी और कैपेसिटी अपनी इससे बहुत ज्यादा है, यूएई की है, तो वो मेरा ख्याल है इट विल टेक इयर्स टू बिल्ड एन अल्टरनेटिव। आपको लगता है कि अगर ये चीज इस तरह से परसू करती है तो फिर ऑल्टरनेट रूट्स देखने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये इस मामला अगर फर्ज करें आगे आने वाले वक्त में यही मुहाज़राई रहती है तो ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से मईशतें दबाव का शिकार हैं इस वक्त। जी, अल्टरनेटिव रूट की तरफ कोशिशें बड़े अरसे से इससे पहले भी होती रही हैं, लेकिन जो सबसे वायबल, क्लोजेस्ट और चीपेस्ट रूट है वो मौजूदा है। इसमें हमने रीजनल एक मैकेनिज्म बनाना है कि आइंदा आने वाले दिनों में एक्सकलेशन कंट्रोल जो है वो हो, आपकी डिटेरेंस काम करे, बजाय इसके कि आप जो है बस B-52 बॉम्बर्स के साथ और F-16 के साथ चढ़ दौड़े किसी मुल्क पे। तो ये मेरा ख्याल है इस मैकेनिज्म को इंश्योर करने के लिए ईरान भी कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान और बाकी रीजनल ममालिक भी इसकी कोशिशों के अंदर शामिल है। ठीक है आगा साहब, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स किस्म का ये हम देख रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड मामला है, फिर भी ये बड़ी ही खुशखबरी और बड़ी खुशाइंद बात है कि एक विंडो, एक स्पेस, एक पॉज हमें मिला है। एक तो इस पॉज को क्या आप मुस्तकिल पॉज के तौर पे कन्वर्ट होता देख रहे हैं? दूसरा, सिफारती कोशिशें बड़ी तेज़ हो गई हैं, ईरानी वज़ीर ख़ारजा भी सऊदी अरब के साथ और जो ओमान है उनके साथ राबते में हैं, बात हो रही है, पाकिस्तान, कतर, ओमान भी बड़ी तेज़ी के साथ सिफारती काविशों को आगे लेके चल रहा है। तो आपको लग रहा है कि अब चीज़ें आगे बढ़ेंगी? नाज़िया सॉरी, मेरी बिल्कुल इसके बारे में एक और अलग राय है। अच्छा, मेरा ख्याल है कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, जो कि स्क्रिप्ट लिखा गया था उसी के मुताबिक जो है इजराइल जंग लड़ रहा है और उसी स्क्रिप्ट के बीच में पॉजेस भी होते हैं। आपने फिल्म देखी होगी ना कि थोड़ा सा उसमें सस्पेंस आ जाता है, थोड़ा सा गुडी गुडी होने लगता है, खुशखबरी आने लगती है, फिर कुछ और हो जाता है। ये जिससे स्क्रिप्ट लिखा हुआ है उसको उसी तरह ही फॉलो किया जा रहा है, इट इज एज स्क्रिप्टेड। और उसके अगर मैं रेफर करूं आपको, मैंने शायद आपके पहले प्रोग्राम में भी कहा था, मैं बहुत कीनली आजकल इजराइल मीडिया को फॉलो कर रहा हूं। अच्छा, उसके मुताबिक तो ये वो कह रहे हैं कि जो अगस्त का पहला हफ्ता है इसमें हम अपने 80% जो अहदाफ है वो हमने अचीव कर लेने हैं। 1700 जगह पे हमला हुआ है, ये आखिरी जो फेस अभी चल रहा है ना जी जी जी, हमलों का 1700 जगह पे हमला हुआ है ईरान का। ईरान तो बता ही नहीं रहा किसी को। तो आगा साहब, जब अमरीकी सदर कह रहे हैं कि हमने अमरीकी वो जो ईरान की बहरिया है उसको भी तबाह कर दिया, फजाइया को भी तबाह कर दिया, उसकी हमने बेगबान तोड़ दी है, तो क्या ये चीज इस्राईली वज़ीर आज़म के लिए काबिल कबूल नहीं है, इत्मीनान का बाइस नहीं है? नहीं, उनका सिर्फ इत्मीनान तब होगा जब मेरे मुंह में खाक, किसी भी मुल्क को जमीन से सफाई हैसियत तो नहीं मिटना चाहिए ना। exactly, उनका सिर्फ एक पॉइंट है, 1 पॉइंट एजेंडा है कि इसको मुकम्मल तौर पे डायफंक्शनल कर दिया जाए, या तो इसमें रजीम चेंज किया जाए जिसमें उनको नाकामी हो गई, आप उसको वो डायफंक्शनल करना चाहते हैं, उसके मुताबिक वो लगे हुए हैं। उसका ही स्क्रिप्ट में कभी आपको खुशखबरी आ जाती है, फिर कभी कभी आ जाती है, वो चीज़ उसी तरह चल रही है। क्योंकि मैं फिर हमेशा कहता हूँ ये जंग इसराइल ने की जंग है, इसराइल ने शुरू की है, इसराइल को पता है उसने तो आगे फिर एमओयू की इस वक्त क्या स्टैंडिंग है, इस वक्त क्या पोजीशन है, इस वक्त क्या स्टेटस है? जितने भी पीस कीपर हैं उन्होंने तो हर मुमकिन कोशिश की है ना। देखिए पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, इजिप्ट, इनकी तो यही कोशिश है ना कि पूरे खित्ते में अमन रहे, इंसान ना जाने ना खत्म हो। लेकिन वो अपनी पीस कीपर्स का तो काम है कि वो कोशिश करें। सबसे बड़ा इसमें क्राइसिस क्या है? आपको कहीं यूएन नजर आए? किसी जगह आपको यूनाइटेड नेशन नजर आए? एक मिडिल पावर ग्रुप बन के कोशिश कर रहा है कि जंग खत्म करें, लेकिन बिल्कुल चुप करके वो साइड पे बैठा। तो ये अमेरिकन स्ट्रेटेजी आपको लग रही है? एग्जैक्टली। आप तारीख पढ़े ना, जब भी कभी स्टैंड ऑफ होते हैं उसके अमेरिका के, उसमें आपको यूएन एकदम निकलता हुआ नजर आ रहा है। सेम विद क्या नाम होता है, यूक्रेन रशिया वॉर, उसमें का आपको यूएन नजर आता है। तो मुलाकात अमेरिका की हक में की बात होगी तो यूएन फॉर्म पे आपको नजर आता है। तो आगे साहब, जो मुलाकात होने जा रही है आज इस्राईली वज़ीर आज़म की और अमरीकी सदर की, इससे कुछ अच्छा अखज़ नहीं कर सकते? मैं तो नहीं कर
आई एम सॉरी, अल्लाह करे ही अच्छा। तो जो किस हिकमत अमली की बात कर रहे हैं, मजीद इसको परसू करने की बात जी, कर वो रहे हैं? यही कहेंगे कि वी हैव ए रीजन टू बिलीव ईरान तो सरेंडर नहीं कर रहा है। आप उनका स्टेटमेंट नहीं पढ़ा कि ईरान को खरीदा नहीं जा सकता, इसको खत्म किया जा सकता। जी जी बिल्कुल, उनकी स्टेटमेंट को जरा गौर से देखिए, उनको फेंके ना उस स्टेटमेंट को। वो कहेंगे जी हमने बड़ी कोशिश कर ली, रजीम चेंज नहीं हुआ, खरीदने की कोशिश की, लोगों को बीच में डाला, बात मान नहीं रहा, इसको खत्म ही किया जाए और कोई तरीका नहीं हमारे पास। दिस इज व्हाट दे वांट एंड दिस इज व्हाट दे हैव प्लान्ड सिंस द वेरी डे दे स्टार्टेड इट इन लास्ट जून, नॉट दिस जून, द लास्ट जून। ठीक, बहुत शुक्रिया आगा साहब। नाज़रीन, तमाम एक्सपर्ट का बहुत शुक्रिया सर, आप लोगों ने अपनी आरा से आगाह किया। आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम देख से आगाह कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नाज़िर खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।